नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.11 से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं 7.11 में वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, पहले हमने 7.9 करी थी जिसमें कि लिमिट वाले क्वेश्चंस आए थे, डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10 करी थी 7.10, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगभग उन्हीं क्वेश्चंस को करा था जिनको कि हम 7.9 में ही करना सीख चुके थे। 7.10 में बस उनको करने का हमने एक नया तरीका सीख लिया था। उस तरीके का नाम क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, अब हम एक्सरसाइज 7.11 में भी क्वेश्चंस तो लगभग सेम रहने वाले हैं जो 7.9 में आए थे या 7.10 में आए थे। क्वेश्चंस तो लगभग सेम रहने वाले हैं, बस अब की बार उसने क्या करा है कि एक नई कंडीशन लगा दी है कि आप इंटीग्रेशन तो करिए, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन तो निकालिए, लेकिन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। तो सबसे पहले हमारी टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 7 और एक 0 मिला के करीब 8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, फिर इनके यूजेस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें आज समझ लेनी है। तो देखो बेटा, टोटल देखो P0, P1, P2, P3, P4, P5, दो प्रॉपर्टी और है P6 और P7। उनको जब मैंने समझा चुके होंगे उसके बाद इन्हें रेस कर देंगे, फिर उन्हें हम समझेंगे। वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं लग पाएगा बेटा इस वाली वीडियो को देख के, लेकिन यहाँ पर मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या हैं और ये काम कैसे करती हैं और इनको कहाँ पर यूज़ करना है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप 7.11 में इन्हें यूज़ होते हुए देखोगे। मतलब ना तो ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली वीडियो पूरी कंप्लीट है आपको लिमिट की जानकारी देने के लिए, और ना ही जो एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे ना ही वो पूरी कंप्लीट होगी। बेहतर रिजल्ट तब आएंगे जो आप ये वाली वीडियो देख के इनका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन समझ लें और इनको फिर यूज होते हुए देखें एक्सरसाइज 7.11 में, और फिर दोनों वीडियोस का जो कॉम्बिनेशन होगा तब जाके आपको पूरा ये लिमिट का कंसेप्ट समझ में आएगा, या फिर हम कहें तो इन प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट समझ में आएगा कि डिफाइनाइट इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या हैं। मतलब आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा अगर आप एक तरफ से वॉच करते हैं। इंट्रोडक्शन में इतना ही काफ़ी है। हम बढ़ते हैं बेटा आगे। हमें P0 प्रॉपर्टी नंबर 0 क्या कहती है कि अगर लिमिट दे रखी है a से लेके b तक किसी भी फंक्शन में, ये बराबर होगा अगर लिमिट को तो हम सेम रखें और इस x को बदल के कर दें t। मतलब क्या है, ये इन शॉर्ट ऐसे कहना चाह रहा है। मान लीजिए मैं इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए लिमिट दे रखी है 0 से लेके π/2 और यहां पर लिखा हुआ है मान लीजिए cos x dx। तो इसका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा अगर तुम लिमिट रहने देते हो सेम 0 से π/2 और यहां पर cos x dx को बदल देते हो cos t dt में। मतलब यहां पर x dx है, यहां पर t dt है। अगर तुम इन दोनों का इंटीग्रेशन करके सॉल्व करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कोई पॉइंट तक का भी डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल डिट्टो सेम आएंगे। ऐसा कुछ कहना चाह रही है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 0। मतलब अगर 0 से π/2 लिमिट सेम है, यहां पर cos x dx है और बराबर में देखोगे तो 0 से π/2 लिमिट वही है, यहां पर cos t dt है। दोनों का आंसर बिल्कुल डिट्टो सेम आएगा, कोई भी बदलाव नहीं। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको अलग से सॉल्व करके देखो, इसको अलग से सॉल्व करके देखो। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि आपका जो आंसर है वो सेम ही आने वाला है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 0, जिसका यूज क्या कहता है वो हमने समझ लिया हल्का सा। ये सारी प्रॉपर्टी यूज होंगी 7.11 में, तो इनको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, अब बारी है बेटा इस वाली की P1 यानी प्रॉपर्टी नंबर 1। ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर कभी भी लिमिट लगी है a से लेके b तक fx dx में, तो तुम क्या करो, आगे लगा दो माइनस और लिमिट को बदल दो b से लेके a तक। मतलब क्या है, जैसे यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना 0 से π/2 cos x dx, अगर तुम चाहो तो इसको बदल के लिख सकते हो। कैसे? लिमिट यहां पर 0 से π/2 है, तुम एक काम करो π/2 को नीचे ले आओ और लिमिट को ले जाओ ऊपर और आगे लगा दो एक माइनस cos x dx। मतलब हमने क्या करा, माइनस का इंटू करके लिमिट को आपस में बदल दिया। अपर लिमिट जो थी उसको लोअर लिमिट बना दिया और जो लोअर लिमिट थी उसको मैंने अपर लिमिट बना दिया। अब भी अगर तुम इसको सॉल्व करते हो और इसको सॉल्व करते हो तो आंसर बिल्कुल डिट्टो सेम आएगा। ठीक है, ऐसा हमें कौन कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि अगर a से लेके b तक लिमिट है तो तुम उनको बदल के b से a तक कर सकते हो। बस चेंज क्या करना पड़ेगा, आगे एक माइनस लगानी पड़ेगी। ये कहती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, अब आगे प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि इन पर्टिकुलर केस, यानी अगर कोई पर्टिकुलर केस में क्या बनता है
कि जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है अगर वो दोनों ही बराबर आ जाती हैं, जैसे यहां पर ये a है और ये भी a है, तो ऐसे केस में जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0। मतलब मैं समझाता हूं। मान लो कि कभी ऐसा हो जाता है कि कोई भी फंक्शन दे रखा है, कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे कि यहां पर दे रखा है x² dx, और इसकी जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है वो दोनों दे दी हैं बराबर। मान लीजिए ये दे दी 3 और ये भी दे दी 3, ठीक है। ऐसे केस में इसका जो आंसर होगा वो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है ये वाला प्रॉपर्टी कि अगर लिमिट 0 a से a तक होती है, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर बराबर हो जाती हैं, तो आगे क्या लिखा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सीधा आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैंने समझाया कि अगर 3 से 3 तक की लिमिट है x² dx, तो इसका आंसर 0 आएगा, और ये मैं डायरेक्टली रख सकता हूं प्रॉपर्टी नंबर 1 को यूज करके, मुझे इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं बेटा तीसरी वाली प्रॉपर्टी को समझने के लिए। मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी इसलिए मैं पूरा मिटाता चलता हूं, ये 2 प्रॉपर्टी जो मैंने समझा दी हैं, ठीक है। आप बेटा ने याद कर लीजिएगा कि प्रॉपर्टी 1 क्या है और प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, बहुत ज्यादा काम की चीज है, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बारी, P0 हो गया, P1 हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर किसी भी फंक्शन में a से लेके b तक हमें जाना है fx dx, तो पहले हम a से c तक जा सकते हैं और फिर c से लेके b तक। ये देखो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ वो उसी फॉर्मेट में है, मैं इसको थोड़ा सा अलग करके समझाता हूं। मैं इसको लिख देता हूं a से c तक, मैंने इसको थोड़ा सा बदल दिया। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लिमिट कभी भी a से लेके c तक दे रखे हो fx dx में, तो तुम एक काम कर सकते हो, पहले लिमिट लगा दो a से लेके b तक और बीच में प्लस, फिर b से लेके c तक। समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, चलो यही वाला एग्जाम्पल ले लिया, इंटीग्रेशन करना है हमें x² dx का, और लिमिट क्या दे रखी है, मान लीजिए 2 से लेके 10 तक, ठीक। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, आपका जो मन करे 2 और 10 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। मान लो मैंने नंबर ले लिया 7, तो मैं एक बार लिमिट लगा सकता हूं 2 से लेके 7 तक की x² dx, और फिर एक बार लिमिट लगा सकता हूं 7 से लेके 10 तक की। इन दोनों साइड को जब सॉल्व करोगे, यानी तुम चाहो तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर बराबर होगा जब तुम इन दोनों को सॉल्व करके जोड़ दोगे। बात समझ गए या नहीं? यानी मुझे लिमिट लगानी थी 2 से लेके 10 तक की, यानी 2 से 10 तक जाना था, तो तुम 2 बार में जा सकते हो, 2 से लेके 7 तक, फिर 7 से लेके 10 तक। अगर आपका मन है कि नहीं सर मैं तो 2 से लेके पहले केवल 3 तक की लिमिट लगाऊंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहले लिमिट लगा सकते हो 2 से लेके 3 तक, और फिर लगा सकते हो 3 से लेके 10 तक। बात यह है कि अगर तुम्हें 2 से 10 तक जाना है तो इन दोनों के बीच में तुम कोई भी एक नंबर ले सकते हो और लिमिट को ऐसे यूज कर सकते हो, जैसे मैंने पहले 2 से 3 लगा दी और फिर 3 से लेके 10, आंसर डिट्टो सेम आएगा, ठीक है। यही ये कहना चाह रहे थे कि अगर हमें ए से लेके सी तक जाना है तो तुम पहले ए से बी तक चले जाओ और फिर बी से सी तक चले जाओ, बात एक ही है। ये सारी प्रॉपर्टी एक्सरसाइज के साथ बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगी, जब हम इन्हें क्वेश्चंस में यूज़ करना शुरू करेंगे आपको तब ये भी पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी ज़रूरी क्यों है, ये हमारे कितने काम में आती हैं और इनका एक्चुअल में यूज़ कैसे होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इनके कहने का मतलब क्या है, ठीक। चलो बेटा इसको भी मिटा के हम बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर हो गई। अब बारी है प्रॉपर्टी नंबर 3 की। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि अगर किसी भी फंक्शन में लिमिट लगी है a से लेके b तक fx dx, तो तुम चाहो तो इस x को a प्लस बी को जोड़ के उसमें से घटा दो। मतलब क्या है, मान लो कोई फंक्शन लिखा हुआ है fx, माफ करना fx नहीं, मैं सीधा इंटीग्रल फंक्शन लेता हूं। मान लो कोई इंटीग्रेशन दे रखा है जिसमें लिमिट दे रखी है मान लो 3 से लेके 4 तक, ठीक है, और अंदर क्या लिखा हुआ है मान लीजिए x² dx। तो अगर तुम चाहो प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज करना तो तुम क्या कर सकते हो, तुम सिंपल सा लिमिट को तो ऐसे ही रहने दो 3 से लेके 4 तक, और जो x है इसको घटा दो किस में से, 3 + 4 में से। 3 और 4 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 7। तो तुम चाहो तो इस x को 7 - x लिख सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, और दोनों में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी इसके ये बराबर ही रहेगा। मैंने क्या करा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ा, 3 और 4 को 7 मिला और इस x को 7 में से घटा दिया, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ऐसा करना हमें कौन अलाउ करता है, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। और समझा देता हूं इसका क्या कहने का मतलब है। मान लो कहीं पर कोई क्वेश्चन है जिसमें लिमिट दे रखी है
3 से लेके 10 तक, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स डी एक्स। तो अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, इंटीग्रेशन 3 से 10 साइन जो x है उसको तुम किस में से घटा दोगे 3 + 10 यानी 13 में से, तो तुम 13 - x और dx, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ो और उसमें से तुम x को घटा सकते हो और कोई बदलाव भी नहीं आएगा। इन सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी हैं जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, यानी आपके पेपर में नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई चाहेगा तो इनके प्रूफ भी हम करा देंगे। बस आपको कमेंट में बताना है कि सर इस वाली प्रॉपर्टी का आप प्रूफ बता दीजिए, उसके वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, और ये प्रॉपरली समझ में आ जाएंगी जब हम क्वेश्चंस में इनको यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी की जरूरत भी क्यों आन पड़ी और इस प्रॉपर्टी से हमें कितने फायदे होते हैं दरअसल। अब आ रही बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 की। ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली प्रॉपर्टी है, मतलब आपकी टोटल के टोटल जो 8 प्रॉपर्टीज हैं वो मिलकर जितना यूज होती है ना, उनमें आधे से ज़्यादा टाइम ये अकेली यूज होती है। बहुत ज़्यादा यूज होता है प्रॉपर्टी नंबर 4 का, ठीक है। लगभग हर क्वेश्चन से भी लग जाती है ये वाली प्रॉपर्टी। तो देखो बेटा इस वाली प्रॉपर्टी का क्या कहना है, ये दरअसल जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी ना उसी का ये एक चेंज्ड वर्जन है, उसका एक स्पेशल केस है। ये क्या कहती है, मान लो कभी भी लिमिट दे रखी है 0 से a, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिमिट दे रखी है 0 से π/2 और यहां पर लिखा हुआ है sin² x dx। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट को तो सेम रहने दूंगा 0 से π/2। अब तुम्हें करना क्या है, 0 और π/2 को जोड़ोगे तो भी π/2 ही आएगा, तो मैं इस π/2 में से x को घटा दूंगा, तो sin² x को मैं घटा के क्या लिख दूंगा π/2 माइनस का x dx। बात समझ गए, यानी ये वाली प्रॉपर्टी दरअसल थर्ड प्रॉपर्टी ही है, बस अंतर क्या है कि इसमें ये वाली वैल्यू 0 रख दी है, ठीक है। वहां पर होता था a से b, यहां पर हो गया है 0 से a। क्लियर, मतलब हमें करना क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो अगर नीचे 0 है ऊपर लिखा हुआ है कुछ भी, तो अपर लिमिट में से x को हटा दो, जैसे कि मैंने π/2 में से x को हटा दिया है, ठीक है। ये तो सबसे ज्यादा यूज होती है प्रॉपर्टी। बीच में कॉल आ गई थी, खैर। प्रॉपर्टी नंबर 4 हम समझ चुके थे, अब बारी बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5 की। ये दे रखी है 0 से 2a fx dx बराबर 0 से fx dx प्लस 0 से a f 2a माइनस का x, ठीक है। यहां पर ये f लिखा हुआ है, मैं डार्क कर देता हूं, 2a माइनस का x dx। देखो बेटा ये वाली प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है, मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है 0 से π sin x dx, तो मैं करूंगा क्या, सबसे पहले तो इसको मैं आधा कर लूँ, जैसे यहां पर 0 से 2a था ना, तो हमने क्या करा 2a को आधा करा a, तो यहां पर भी पाई लिखा है तो मैं पाई का आधा कर दूंगा π/2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 0 से इसको आधा करा π/2 और ये सब लिख दिया सेम sin x dx प्लस, अगली बार क्या करूंगा यही लिखूंगा 0 से π/2 और जो x है इसको अपर लिमिट में से घटा दूंगा, तो जो साइन अपर लिमिट क्या थी पहले पाई माइनस एक्स dx, यानी इस वाले फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ऐसा कौन अलाउ करता है हमें, प्रॉपर्टी नंबर 5। एक बार और रिकॉल कर देता हूं मैं, देखो बेटा इसमें हुआ क्या, ज़्यादा कोई चेंज नहीं, 0 से पाई sin x dx था, तो मैंने क्या करा इस पाई को आधा करा, तो ये π/2 हो गया। अब बाकी सब सेम sin x dx प्लस दोबारा लिमिट वही लिख दी 0 से π/2 यानी पाई का आधा π/2 और साइन ये जो x है इसको अपर लिमिट में से घटा के लिख दिया पाई माइनस का x dx, ठीक है। इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 काम करती है। क्वेश्चंस में काफ़ी यूजेस हैं इनके, जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको पता चलेगा कि इनसे हमें कितनी मदद मिलती है। 2-2 पेज के क्वेश्चंस कई बार चुटकी बजाते ही हो जाते हैं 2-2 3-3 लाइन में, क्योंकि हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब बेटा मैं इसको मिटा देता हूँ, जो बाकी की 2 प्रॉपर्टी रहेगी उन्हें लिख लेता हूँ, फिर उन्हें भी समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, बेटा हमें प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि अगर कोई भी फंक्शन है जिसमें लिमिट दे रखी है 0 से लेके 2a fx dx, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को ले आएंगे आगे और जो लिमिट है वो रह जाएगी आधी, अपर लिमिट क्या रह जाएगी आधी, और बाकी का fx dx रहेगा सेम। कब, अगर फंक्शन में 2a माइनस एक्स करने पर, यानी अपर लिमिट में से x को घटाने पर फंक्शन ही वापस आ जाए तो, ठीक है। मतलब समझाता हूं मैं कि अगर जैसे कि एक फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है हमें, मान लो i बराबर 0 से पाई sin x dx, क्लियर है। मैं एक काम करके देखता हूं, मैं बेटा यहां पर हमारा fx क्या है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है वो है sin x,
तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स। क्लियर है? मैं काम करता हूं अपर लिमिट में से एक्स को घटा के देखता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स को मैं किस में से घटा रहा हूं, पाई में से, पाई माइनस का एक्स बराबर क्या मिलेगा, साइन पाई माइनस का एक्स, साइन 180 माइनस का थीटा। देखो यहां पर से हम इधर आएंगे सेकंड में, ये तो पॉजिटिव ही होता है, यानी सीधा सीधा क्या आ गया, साइन एक्स। और साइन एक्स किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की। मतलब जब लिमिट थी 0 से लेके 2a, मैंने इस x को 2a में से घटाया, यानी f 2a माइनस एक्स, और बराबर एफ एक्स ही आ गया। जैसे कि यहां पर हुआ है, यहां पर था साइन एक्स, मैंने इस x को अपर लिमिट पाई में से घटाया, पाई माइनस एक्स, और वापस क्या आ गया, एफ एक्स। तो ऐसे केस में होता क्या है कि जो 2 है वो आगे आ जाएगी और जो अपर लिमिट है वो आधी रह जाएगी। मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख दूंगा i इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आगे 0 से, ये पाई था ना, ये घट के आधी रह जाएगी, पाई बाई 2, और बाकी सब सेम, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, जैसे यहां पर हुआ था कि जो अपर लिमिट है 2 है, ये घट के आधी रह गई थी a, और जो 2 था वो आगे आ गया था, बाकी का एफ एक्स डी एक्स सेम था। कब ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हम x को घटाएं अपर लिमिट में से और फिर भी यही फंक्शन वापस आ जाए। जैसे कि ये एफ एक्स बराबर साइन एक्स था, मैंने x को अपर लिमिट यानी पाई में से घटा दिया, x को किस में से करा, पाई माइनस, और पूरा वही साइन एक्स ही आ गया जो कि वो पहले था। इस केस में हम ऐसा कर देते हैं कि अपर लिमिट को तो कर दें हम आधा, और 2 आ जाएगा आगे, और बाकी सारी चीज़ें सेम। ठीक है, ये कहते हैं बेटा हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 6 के 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट तो यहां तक। ठीक है, अब अगर मान लो कि कोई फंक्शन ऐसा है जैसे कि i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई cos x dx। ठीक है, यहां पर जब हम अपर लिमिट में से यानी x में से पाई में से x को घटाते हैं तो कुछ और मिलेगा। जैसे कि यहां पर हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर cos x। अगर इसको मैं अपर लिमिट यानी पाई में से घटाता हूं तो क्या मिलेगा, f पाई माइनस का x बराबर cos पाई माइनस एक्स। ठीक है, हम सभी को पता है इस हिसाब से अगर यहां से इधर cos आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस का cos x, और ये किसकी वैल्यू है, माइनस के एफ एक्स की। तो अगर f फंक्शन को अपर लिमिट में से अगर हम x को घटाते हैं और नेगेटिव फंक्शन आ जाता है तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है हमारे इस वाले इंटीग्रेशन का वो क्या आ जाता है, 0। मतलब जैसे इस वाले क्वेश्चन में जब मैंने x को अपर लिमिट में से घटाया, पाई माइनस एक्स करा, और इसकी वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का एफ एक्स, यानी माइनस का cos x आ गई, तो इस केस में इसका सीधा इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 के 2 केस बनते हैं कि अपर लिमिट को हम आधा कर देंगे, ठीक है, और 2 आगे ले आएंगे। कब, अगर अपर लिमिट में से x को घटाने पर वही फंक्शन वापस आ जाता हो। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव फंक्शन वापस आ जाता हो अपर लिमिट में से घटाने पर, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 0। बेटा अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देख लेना, अदरवाइज इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में तो हम समझ ही लेंगे जब हम एक्सरसाइज को कर रहे होंगे। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी नंबर 7, उसको भी समझ लेते हैं। तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है लास्ट प्रॉपर्टी, काफी बढ़िया भी है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि अगर लिमिट लगी है -a से लेके a तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला, अगर लिमिट -a से लेके a एफ एक्स डी एक्स है तब या तो ये जो लिमिट है इसको मैं -a से a जो थी इसको बदल के क्या कर दूंगा, 0 से a। पहले क्या थी, -a से लेके a, और मैं बदल के क्या कर दूंगा, 0 से लेके a। ठीक है, और 2 आगे आ जाएगा, या तो इतना बदलाव होगा, बाकी सारी चीजें सेम, और या फिर सीधा आंसर ही 0 आ जाएगा। यानी अगर ये फंक्शन होता है -a से लेके a एफ एक्स डी एक्स, तब 2 केस बनेंगे, या तो 2 आगे आ जाएगा और बाकी की सारी चीजें सेम रहेंगी, और या फिर सीधा सीधा सामने 0 ही आ जाएगा। ठीक है, मैं करके बताता हूं। जैसे कि मान लो लिमिट लगी है -π/2 से लेके π/2। ठीक है, और बाहर अंदर क्या लिखा हुआ है, sin x dx। क्लियर। अब इसके 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो मैं इसको लिख दूंगा 2, लिमिट को बदल दूंगा 0 से π/2, लिमिट को बदल दूंगा 0 से π/2, और बाकी सारी चीजें सेम। यानी या तो इस वाले फंक्शन को बदल के मैं ऐसा लिख दूंगा, और या फिर
इसको बदल के मैं क्या कर दूंगा, सीधा सीधा जीरो लिख दूंगा, यानी इसका इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ेगा, इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन इसकी वैल्यू ये होगी या फिर जीरो होगी, ये कैसे पता करें? ये पता करने के लिए बेटा हमें ये देखना पड़ेगा कि जो साइन एक्स है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो एक इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अब आप कहोगे सर ये इवन और ऑड फंक्शन क्या है? तो देखो बेटा, इवन फंक्शन तब होता है जब हम फंक्शन में x की जगह पे रखें माइनस एक्स और वो बदल के क्या हो जाए, एफ एक्स, मतलब वो माइनस को निगल जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक फंक्शन होता है ना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अगर तुम यहां पर x को बदल के कर दोगे ना माइनस का x, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। यानी हमने भले ही माइनस का x रखा, ये बदल के दोबारा से क्या आ गया, एफ एक्स। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक इवन फंक्शन। क्लियर? तो अगर वो इवन फंक्शन होगा तब तो ये वाला केस बनेगा, लेकिन अगर ऑड फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि मान लो यहां पर एक्स क्यूब, तो यहां पर भी तुम क्या लगा दोगे, क्यूब, और यहां पर भी क्या मिलेगा, माइनस का एक्स क्यूब, और ये किसकी वैल्यू है, माइनस के एफ एक्स की। तो ये है बेटा एक ऑड फंक्शन। ठीक है, तो जब इवन फंक्शन होगा तब तो बनेगा ये वाला केस, और जब ऑड फंक्शन होगा तब बनेगा ये वाला केस। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन एक बार और समझा देते हैं आपको, एक और एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लो एक फंक्शन होता है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, मैं कहता हूं एक्स की जगह पे तुम क्या रख दो, माइनस का एक्स, तो मैंने एक्स को बदल के कर दिया माइनस का एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस का एक्स। ठीक है, और साइन माइनस एक्स करने पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का साइन एक्स। ये किसकी वैल्यू है, माइनस, और साइन एक्स क्या था, एफ एक्स। तो बेटा हमने जब x को बदल के माइनस एक्स करा तो हमारा जो फंक्शन है वो माइनस का एफ एक्स आ गया। ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन, माफ करना, ये फंक्शन क्या है, एक ऑड फंक्शन है। जब हम f के अंदर माइनस एक्स रखे और माइनस का एफ एक्स आ जाए। लेकिन एक दूसरा फंक्शन चेक करते हैं, जैसे कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। अगर तुम इसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो क्या मिलेगा, कॉस माइनस एक्स। जिसने थोड़ी बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 11th क्लास की, उनको पता होगा कॉस माइनस एक्स बराबर क्या मिलता है, सीधा सीधा प्लस का कॉस एक्स, और ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की। तो आप खुद देखो, जो एफ माइनस एक्स है यहां पर एफ एक्स के बराबर आया, लेकिन यहां पर जो एफ माइनस एक्स है ये माइनस के एफ एक्स के बराबर आया, इसलिए ये वाला इससे मैच कर रहा है। तो ये एक ऑड फंक्शन हुआ, ये क्या हुआ, एक ऑड फंक्शन। और ये वाला एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स किससे मैच कर रहा है, इस वाले से। तो ये जो हुआ ये एक इवन फंक्शन हुआ। ठीक है, हमने इतना तो समझ लिया कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। और अगर ये वाला जो फंक्शन है अगर इवन हुआ तब तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती है, और यहां पर आने वाला फंक्शन अगर ऑड हुआ तो सीधा आंसर जीरो आ जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 के हिसाब से अगर यहां पर लिखा हुआ फंक्शन इवन है तब तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती है, और अंदर यहां पर लिखा हुआ फंक्शन अगर ऑड फंक्शन तो सीधा जीरो आ जाता है। जैसे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे माइनस ए से लेके ए, हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स। अब मैंने चेक करा कि जो साइन एक्स है वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो देखो एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिया, एक्स की जगह पर माइनस रखा तो माइनस का एफ एक्स आ गया, ये एक ऑड फंक्शन है। मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा सीधा जो आंसर आएगा पता है वो क्या आएगा, ये नहीं, जीरो। मतलब अगर तुम्हें कभी भी इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मिले, क्योंकि लिमिट माइनस ए से लेके ए तक है, ये वाला फंक्शन क्या है, एक ऑड फंक्शन है, तो इसका सीधा आंसर जीरो आ जाएगा, और बाकी आंसर शीट में देख लेना, काम खत्म। ठीक है, लेकिन यानी ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लग के ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ना एफ एक्स ऑड है यहां पर। अगर यही क्वेश्चन कुछ और होता, जैसे कि एफ एक्स के पे हमारा क्या रहता, कॉस एक्स, तो क्वेश्चन कैसे बनता, आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस के पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, और यहां पर आ गया कॉस एक्स और डी एक्स। हमें पता है कि जो cos x है, जब इसमें x की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो cos x ही आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने x की जगह माइनस एक्स रखा तो cos x ही आ गया। तो ये वाला फंक्शन कैसा हुआ, ये वाला फंक्शन एक इवन फंक्शन हुआ। cos x जो है वो एक इवन फंक्शन है। तब ये क्या होगा, इवन होने के केस में हम क्या करते हैं, जो लिमिट है माइनस ए से लेके ए थी ना, इसको हम जीरो से ए लिख देंगे। यहाँ पर माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू थी ना, इसको मैं लिख दूंगा जीरो से लेके पाई बाई टू, और टू आ जाएगा आगे, टू आ गया आगे, बाकी सारी चीज़ें सेम, cos x dx। क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है तो ये वाली लिमिट हो गई जीरो, ये वाली आगे पाई बाई टू सेम,
आगे आ गया 2 और बाकी सब सेम, जैसा कि यहाँ पर होता है जब हमारा एफ एक्स इवन होता है तब क्या होता है, माइनस ए की जगह पे आ गया 0, ऊपर रहा सेम, आगे आ गया 2 और बाकी सारी चीज़ें सेम। बेटा किसी भी केस में अगर ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में नहीं आई हैं तो आप एक बार रिपीट करके देख लेना। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका था, इन प्रॉपर्टी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका जो रहता है वो रहता है कि हम इनको क्वेश्चंस में यूज जब करते हैं तभी समझ में बेटा ये आती हैं। ठीक है, इसी के साथ बेटा मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ।